नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 477 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। नीति आयोग ने बुजुर्गों की समस्याओं को रेखांकित करते हुए जो कदम उठाए जाने की आवश्यकता जताई, उसकी पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी सक्रिय होना चाहिए। निसंदेह भारत एक युवा आबादी वाला देश है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि धीरे धीरे बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। नीति आयोग के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक 60 से अधिक आयु वाली आबादी आज के मुकाबले करीब 9% बढ़कर 19% हो जाएगी। सबसे अधिक आबादी वाले देश में यह जनसंख्या अच्छी खासी होगी। चूँकि भारत में सामाजिक सुरक्षा की कोई ठोस योजनाएं नहीं हैं, इसलिए बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ रही हैं। बहुत कम वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें गुजारे लायक पेंशन मिलती है। यह पेंशन भी सरकारी सेवाएं देने वाले बुजुर्गों को मिलती है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले बुजुर्गों को पेंशन या तो मिलती नहीं या फिर वह इतनी कम होती है, उसका कोई मतलब नहीं। वास्तव में वह ऊँट के मुँह में जीरा बराबर भी नहीं होती। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राज्य सरकारें कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले बुजुर्गों को प्रति माह कुछ पैसा देती हैं, क्योंकि वह बहुत ही कम है। अपने देश में एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के चलते अब बुजुर्गों की पहले जैसी देखभाल नहीं हो पाती। बुजुर्ग केवल एकाकीपन का ही सामना नहीं करते, बल्कि आर्थिक तंगी से भी जूझते हैं। कम से कम वे तो अवश्य ही जूझते हैं जिन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम किया होता है। बुढ़ापे में उनके पास आय का कोई जरिया नहीं होता। पैरा। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्यगत समस्याओं से भी कहीं अधिक दो चार होना
पड़ता है, लेकिन अधिकांश के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं होता, या यह कहें कि उनके पास स्वास्थ्य बीमा लेने की सामर्थ्य ही नहीं होती। ऐसे में यह समय की मांग है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में पूरी बुजुर्ग आबादी को शामिल किया जाए। जो बुजुर्ग अपनी बचत से होने वाली आय पर निर्भर हैं, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के चलते उनकी आय प्रभावित होती है, और कभी कभी तो वह उनके जीवन यापन के लिए अपर्याप्त हो जाती है। नीति आयोग ने बुजुर्गों की जमा रकम पर ब्याज दर की तर्कसंगत सीमा तय करने और रिवर्स मॉर्गेज के नियमों में बदलाव करने के साथ सीनियर केयर होम्स बढ़ाने के जो सुझाव दिए, उन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। यह ठीक नहीं कि नीति आयोग ने यह पाया कि हाउसिंग सोसाइटियां वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती। अपने देश में जिस अनुपात में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में वृद्धावस्था आश्रम और सीनियर सिटीजन केयर होम्स नहीं बन रहे हैं। बुजुर्गों की चिंता सरकारों के साथ समाज को भी करनी होगी, क्योंकि नीति आयोग के अनुसार 19% बुजुर्ग या तो तलाकशुदा हैं, या फिर उनके घर वालों ने उन्हें अलग कर दिया है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। नीति आयोग ने बुजुर्गों की समस्याओं को रेखांकित करते हुए जो कदम उठाए जाने की आवश्यकता जताई, उसकी पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी सक्रिय होना चाहिए। निसंदेह भारत एक युवा आबादी वाला देश है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि धीरे धीरे बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। नीति आयोग के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक 60 से अधिक आयु वाली आबादी आज के मुकाबले करीब 9% बढ़कर 19% हो जाएगी। सबसे अधिक आबादी वाले देश में यह जनसंख्या अच्छी खासी होगी। चूँकि भारत में सामाजिक सुरक्षा की कोई ठोस योजनाएं नहीं हैं, इसलिए बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ रही हैं। बहुत कम वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें गुजारे लायक पेंशन मिलती
है। यह पेंशन भी सरकारी सेवाएं देने वाले बुजुर्गों को मिलती है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले बुजुर्गों को पेंशन या तो मिलती नहीं या फिर वह इतनी कम होती है उसका कोई मतलब नहीं। वास्तव में वह ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी नहीं होती। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राज्य सरकारें कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बुजुर्गों को प्रति माह कुछ पैसा देती हैं, क्योंकि वह बहुत ही कम है। अपने देश में एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के चलते अब बुजुर्गों की पहले जैसी देखभाल नहीं हो पाती। बुजुर्ग केवल एकाकीपन का ही सामना नहीं करते, बल्कि आर्थिक तंगी से भी जूझते हैं। कम से कम वे तो अवश्य ही जूझते हैं जिन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम किया होता है। बुढ़ापे में उनके पास आय का कोई जरिया नहीं होता। पैरा, वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्यगत समस्याओं से भी कहीं अधिक दो चार होना पड़ता है, लेकिन अधिकांश के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं होता, या यह कहें कि उनके पास स्वास्थ्य बीमा लेने की सामर्थ्य ही नहीं होती। ऐसे में यह समय की मांग है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में पूरी बुजुर्ग आबादी को शामिल किया जाए। जो बुजुर्ग अपनी बचत से होने वाली आय पर निर्भर हैं, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के चलते उनकी आय प्रभावित होती है और कभी कभी तो वह उनके जीवन यापन के लिए अपर्याप्त हो जाती है। नीति आयोग ने बुजुर्गों की जमा रकम पर ब्याज दर की तर्क संगत सीमा तय करने और रिवर्स मॉर्गेज के नियमों में बदलाव करने के साथ सीनियर केयर होम्स बढ़ाने के जो सुझाव दिए, उन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। यह ठीक नहीं कि नीति आयोग ने यह पाया कि हाउसिंग सोसाइटियां वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती। अपने देश में जिस अनुपात में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में वृद्धावस्था आश्रम और सीनियर सिटीजन केयर होम्स नहीं बन रहे हैं। बुजुर्गों की चिंता सरकारों के साथ समाज को भी करनी होगी, क्योंकि नीति आयोग के अनुसार 19% बुजुर्ग या तो तलाकशुदा हैं या फिर उनके घर वालों ने उन्हें अलग कर दिया है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। नीति आयोग ने
बुजुर्गों की समस्याओं को रेखांकित करते हुए जो कदम उठाए जाने की आवश्यकता जताई, उसकी पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी सक्रिय होना चाहिए। निसंदेह भारत एक युवा आबादी वाला देश है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि धीरे धीरे बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। नीति आयोग के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक 60 से अधिक आयु वाली आबादी आज के मुकाबले करीब 9% बढ़कर 19% हो जाएगी। सबसे अधिक आबादी वाले देश में यह जनसंख्या अच्छी खासी होगी। चूँकि भारत में सामाजिक सुरक्षा की कोई ठोस योजनाएं नहीं हैं, इसलिए बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ रही हैं। बहुत कम वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें गुजारे लायक पेंशन मिलती है। यह पेंशन भी सरकारी सेवाएं देने वाले बुजुर्गों को मिलती है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले बुजुर्गों को पेंशन या तो मिलती नहीं या फिर वह इतनी कम होती है उसका कोई मतलब नहीं। वास्तव में वह ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी नहीं होती। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राज्य सरकारें कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बुजुर्गों को प्रति माह कुछ पैसा देती हैं, क्योंकि वह बहुत ही कम है। अपने देश में एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के चलते अब बुजुर्गों की पहले जैसी देखभाल नहीं हो पाती। बुजुर्ग केवल एकाकीपन का ही सामना नहीं करते, बल्कि आर्थिक तंगी से भी जूझते हैं। कम से कम वे तो अवश्य ही जूझते हैं जिन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम किया होता है। बुढ़ापे में उनके पास आय का कोई जरिया नहीं होता। पैरा वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्यगत समस्याओं से भी कहीं अधिक दो चार होना पड़ता है, लेकिन अधिकांश के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं होता, या यह कहें कि उनके पास स्वास्थ्य बीमा लेने की सामर्थ्य ही नहीं होती। ऐसे में यह समय की मांग है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में पूरी बुजुर्ग आबादी को शामिल किया जाए। जो बुजुर्ग अपनी बचत से होने वाली आय पर निर्भर हैं, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के चलते उनकी आय प्रभावित होती है और कभी कभी तो वह उनके जीवन यापन के लिए अपर्याप्त हो जाती है। नीति आयोग ने बुजुर्गों की जमा रकम पर ब्याज दर की तर्क संगत सीमा तय करने और रिवर्स मॉर्गेज के नियमों में बदलाव करने के साथ सीनियर केयर होम्स बढ़ाने के जो सुझाव दिए, उन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। यह ठीक नहीं कि नीति आयोग ने यह पाया कि हाउसिंग सोसाइटियां वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती। अपने देश में जिस अनुपात में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में वृद्धावस्था आश्रम और सीनियर सिटीजन केयर होम्स
नहीं बन रहे हैं। बुजुर्गों की चिंता सरकारों के साथ समाज को भी करनी होगी, क्योंकि नीति आयोग के अनुसार 19% बुजुर्ग या तो तलाकशुदा हैं या फिर उनके घर वालों ने उन्हें अलग कर दिया है। स्टॉप।